listeners, this is CMS Radio on FM 91.1. You are listening to Swahili language program. Time now for a Hindi language program, Radio Manpasand. Your own Canberra's Hindi language program, Radio Manpasand. Gama bani ne zane ba gama ba ma da हमारे रेडियो मनपसंद सुनने वाले सारे श्रोताओं को संतोष गुप्ता का नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और अभी है हमारा रेडियो मनपसंद हिंदी प्रोग्राम और मुझे उम्मीद है आज आपका दिन बहुत अच्छा निकला होगा। और आप सब लोग अभी जैसे कि बच्चों के स्कूल आज से शुरू हो चुके हैं और कुछ लोगों का जो है मंडे से शुरू हुआ, बट आज सभी का स्कूल शुरू हो गए हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका सारे बच्चे जो है स्कूल वापस जाने लगे हैं और आई थिंक इस साल की जो शुरुआत है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। और हम लोग जो है मेरे ख्याल से जैसे पिछला वर्ष तो काफ़ी कुछ जब शुरुआत हुई थी, बुश फायर्स, दिस एंड दैट, काफ़ी कुछ, और उसके बाद कोरोना, बट मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम में मेरे को लग रहा है कि इस वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। और जैसे कि आज मैं टीवी पर भी सुन रहा था और वैसे भी देख रहा था, और जैसे एनडीटीवी पे भारत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो देखिए भारत में लास्ट के 8 महीनों में आज जो कोरोना के जो लोग हैं सबसे कम संख्या में लोग अभी संक्रमित हो रहे हैं। और वैसे तो भारत का जो है रिकॉर्ड पहले से ही बहुत अच्छा है, वहाँ पर विद गॉड्स ग्रेस और भगवान का आशीर्वाद है कि वहाँ पर कोरोना उतनी ज़ोर शोर से नहीं हुआ जैसे कि बाकी यूरोप में या यूएस में या यूके में हुआ है। और मेरे को बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ और बातें करते हैं कि भारत में जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो हमारा खान पान, रहने का जो तरीका है, जो शैली है, भारतीय शैली है और जो परंपरा है वो काफ़ी हद तक बहुत हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग जब घर में जाते हैं तो ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा जूते बाहर उतार देते हैं और खाने से पहले बोला जाता है कि भाई चलो पहले हाथ धो कर आओ और हाथ धो के तभी किचन में घुसो या किचन का खाना खाओ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी काफ़ी कुछ हो रही हैं। और जो कोविड में बताया गया कि 20 सेकंड हाथ धो साबुन से, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हमको लग रहा है कि भारत में पहले से ही हैं। और हम लोग स्वच्छता का खाना में, किचन में, रसोई में, हर जगह बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये सब जो है बात करेंगे। और सबसे पहले जो प्रमुख विषय रहेगा आज, हम लोग बॉलीवुड म्यूज़िक, और उसके बगैर तो हमारा कोई प्रोग्राम होता नहीं है। और हम लोग को जो है बॉलीवुड म्यूज़िक होगा, बॉलीवुड, और कुछ सामुदायिक सूचनाएं भी होंगी यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन एक हम जो कल भारत का जो बजट
प्रस्तुत हुआ है पार्लियामेंट में, उस बजट पे जो वहाँ पर इस बजट में क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, या क्या क्या हुआ है, तो उसमें आम आदमी को लेके, बुज़ुर्गों को लेके, किसानों को लेके, और जो भी जैसे सभी चीज़ों को लेके जो जो नया बजट में उनमें जो प्रोविज़न्स किए गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में होंगे डॉक्टर मिलिंद साते, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जो प्रोफेसर हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो चलिए पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि आज और बल्कि 1 फरवरी से सभी लोगों के स्कूल शुरू हो गए हैं, और जो स्कूल है विद्या की देवी माँ सरस्वती। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम सरस्वती वंदना, सरस्वती आरती से करते हैं माँ सरस्वती की, और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी, जय जय सरस्वती माता। गाए कर में वीणा, गाए कर माला, मैया गाए कर माला, शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला, जय जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया, मैया उनका उद्धार किया, रावण संहार किया, जय जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, जन ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान तिमिरता, जग से नाश करो, जय जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो, ओ माँ स्वीकार करो, ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो, जय जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे,
माता, जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद, जो कि 24/7 अभी होता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल जो भी है, एप्पल का फ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों पर हमारा जो है ऐप डाउन करके आप 24/7 सुन सकते हैं। और आज देखिए, मैं को कितना जल्दी टाइम जो है भाग रहा है, और मेरे को पूरा मतलब अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि 1 जनवरी का महीना हम निकल चुका है, और फरवरी 2 फरवरी है, और आज है दिन मंगलवार, और टाइम का बच्चों के स्कूल शुरू हो गए, छुट्टियां निकल गई, और अभी भी कुछ जो है हमारे ऑस्ट्रेलियन, जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ कोविड केसेस हुए, बट ओवरऑल हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोविड का बहुत ही अच्छा, लकीली सब कुछ यहाँ पर ठीक हुआ। तो और देखिए, जब फरवरी होता है तो फरवरी का एक दिन होता है जिस दिन वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, और 14 फरवरी। और ये जो है आपका जो है इस बार भारत इंटरनेशनल बिंट का जो नया रेस्टोरेंट खुला है, और हमारा मीडिया पार्टनर रेडियो मनपसंद के साथ, अगर आपको वैलेंटाइंस डे मनाना है तो आप अभी से बुक कर सकते हैं, और ये उसका नंबर है 0414009182। तो द बिंट हैप्पी वैलेंटाइंस डे जो है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप अपना जो है बुकिंग, आपको मौज मस्ती, डीजे होगा, डांस होगा, लाइव डांस, लाइव डीजे बाय शाइन एंड राइज इवेंट्स, और आपको जैसे मैंने नंबर दिया बेलकनन और 1/17 ओटली कोट बेलकनन, ये बिंट नया रेस्टोरेंट। तो आप लगे रहिए और सुनते रहिए। और जैसे कि बात हो रही है, तो दोस्तों आप लोग जो है अभी ज़्यादातर मूवीज़ तो मेरे को लग रहा है कि नेटफ्लिक्स नहीं तो प्राइम वीडियो और उस सब पर आने लगी है। मेरे को अभी सभी को लगता है कि कुछ भारत में मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल्स खोलने का जो है फैसला हो चुका है, जल्दी वहाँ पर भी जो है सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। और जो है, लेकिन चलिए और कार्यक्रम को, तो आज हमारे जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े हीरो, और हीरो से नाम आपको अगर याद हो तो एक हीरो मूवी आई थी, पहली वाली हीरो, पुरानी वाली हीरो, जो अपने जग्गू दादा जैकी श्रॉफ, और आज कल उनका जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन पर, और उनके जो है जन्मदिन पर मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं, और उनके सुपुत्र साहब जो है टाइगर श्रॉफ, वो भी मूवीज़ में हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपनी बॉडी फिजिकल फिटनेस को लेके। जग्गू दादा जैकी श्रॉफ वो तो ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो, तो चलिए जैकी श्रॉफ साहब को जन्मदिन की जो है ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे उनको। और 1 फरवरी को उनका होता है, तो एक उनकी जो मूवी है संगीत से ये एक गीत सुनते हैं। कोई सुने या सुने ना मुझको, अरे गाता जाऊं अकेला। अरे सुन ओ हसीना काजल वाली रे, सुन ओ हसीना, अरे सुन ओ हसीना काजल वाली मेरा कुछ पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रे मेरा कुछ पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रहा, मैं
कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक गुनहगारा रे मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक गुनहगारा तेरी सांसों के झूलों में झूला झूलूं और झूला झूलूं झूलूं मैं तेरे होठों के फूलों को हौले से झूलूं झूलूं मैं अरे दिल का बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बनजारा हो दिल का बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बनजारा अरे सुन ओ हसीना काजल वाली रे सुन ओ हसीना अरे सुनो हसीना काजल वाली मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा रे मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा पीछे मुड़ के न देखा दो बार रे सुनो हसीना अरे सुनो हसीना काजल वाली मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा रे मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा मैं आवारा एक बनजारा मैं आवारा एक बनजारा मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा रे मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बनजारा मैं आवारा एक बनजारा मैं आवारा एक बनजारा तो दोस्तों अभी आप ये सुन रहे थे गीत संगीत मूवी से जैकी श्रॉफ दादा का जन्मदिन पे कल था जो कि और जैसे कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया था और मेरे साथ हम जैसे आज भारतीय बजट के बारे में जो कल प्रस्तुत हुआ था लोकसभा में बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मिलिंद साते। नमस्ते जी साते साहब। हाँ नमस्ते गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। और कैसे चल रहा है भारतीय जो है बजट कल प्रस्तुत हुआ लोकसभा में? हाँ बजट काफी मतलब अच्छा रहा कि जैसे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था जी वैसे ही रहा बजट जी। क्योंकि क्या है कि दुनिया भर में हम तो जानते हैं कि कोरोना की संकट है जी और ये कोरोना के संकट में सभी देश जो है जी वो बजट से ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं जी क्योंकि ऐसा होता है कि इस प्रकार के से जब संकट आ जाता है जी तो बिजनेस वाले जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जी क्योंकि पता नहीं लगता है कि आगे क्या होने वाला है। जी जो मतलब व्यक्ति रहते हैं, हाउस होल्ड रहते हैं जिसको हम कहते हैं, जी वो भी एक्सपेंडिचर नहीं करते क्योंकि जॉब में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों की जॉब भी चले गए थे। जी तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को मतलब एक्सपेंडिचर करना जी खर्चा करना ये बहुत जरूरी होता है जी। और इसलिए जैसा हम देख रहे हैं कि काफी मतलब स्पेंडिंग करने जा रही है गवर्नमेंट जी और वो स्पेंडिंग इस मतलब क्षेत्र में कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि जी। जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते जी। हैं। इस प्रकार से इसमें जी। वो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। रोड्स एंड रेलवेज में काफी कुछ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने का है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ किसमें? रोड्स एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड रेलवे में तो होगा ही और ज्यादा ये हेल्थ सेक्टर में भी काफी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जी।
और स्पेशली जो वायरस की जो मतलब वैक्सीन निकाल रहे हैं, जी तो इंडियन वैक्सीन has been praised by internationally जी कि और ये इंडियन वैक्सीन जो है तो और दो टाइप की वैक्सीन वो बनाने जा रहे हैं, जी तो मतलब ये होगा कि हमारा हेल्थ सेक्टर का एक्सपोर्ट है वो ही बढ़ जाएगा वैक्सीन के हिसाब जी से. जी And not only that, we will be prepared to face any this kind of emergency जी. in future. जी तो ये काफी अच्छा बजट मतलब उन्होंने है किया हुआ है. जी। तो मैं जैसे देख रहा था बजट में, तो पहला तो जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ, सेंसेक्स का जो है ऑल मतलब 50,000 गॉट बैक क्रॉस 50,000, तो ये एक बहुत ही जो है शेयर बाजार में एकदम तूफान आ गया बजट प्रस्तुत होने से। और हाँ जी। जो है निफ्टी बैंक का भी जो है रिकॉर्ड हाई मतलब जो चला गया। तो हाँ जी. तो बजट जो है ज़्यादातर जो है बहुत लोगों ने, और जैसे कि मैं अभी एक और भी चीज़ देख रहा था, जो हेल्थ सेक्टर जैसे आपने बोला उसमें तो जो लास्ट ईयर का जो उन्होंने प्रोविजन किया था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। हाँ, उससे डबल हो गया, सही है. और उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में 34.5 मोर हो गया लास्ट ईयर से। हाँ जी. तो जैसे मतलब ओवरऑल आपको जैसे आप जैसे हम लोग पुराने ज़माने में या अभी पहले बात करते थे कि टैक्स में ये हो गया तो मिडिल इनकम ग्रुप और अपर इनकम ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप, तो आपका थोड़ा हमको हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस बजट में जो है मेन क्या क्या हुआ, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, और मतलब सारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बजट का मतलब हम समझते हैं कि हमारे टैक्स रेट में क्या फर्क पड़ने वाला है जी। मगर इस साल उन्होंने ये किया है कि जो भी मतलब टैक्स में रियायती देनी चाहिए थी और जो टैक्स के रेट नीचे लाने थे वो तो पहले ही कर दिए थे उन्होंने। लास्ट ईयर के बजट में था कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंडिया में जो है तो इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जी। और इंडिविजुअल टैक्स रेट वगैरह जो है तो उन्होंने वो कुछ टच नहीं किया है इस टाइम। जी जैसे है वैसे ही रखे हैं। जी। और ये जो बाकी स्पेंडिंग जो होगी जैसे हेल्थ में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, रेलवे में होगी, सोशल सर्विसेज में होगी, ये जो स्पेंडिंग होगी और उससे जो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि अब ये तो कह रहे कि वी शेप ग्रोथ होगा। वर्ल्ड बैंक ने भी IMF ने भी कहा है कि 11.5% ग्रोथ होगा। हमारा इकोनॉमिक सर्वे करता है कि 11% ग्रोथ होगा। तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट सडनली देयर विल बी अ स्पाइक इन ग्रोथ, क्योंकि ये कोविड की वजह से एकदम नीचे चला गया था जी। तो ये अभी एकदम ऊपर जाएगा। तो इसको ही तो वी शेप बोलते हो जी। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए, बहुत सारे जो एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि जो बहुत सारे जो आम जनता है, हम लोग बहुत सारे जो फाइनेंस तो हम लोग बहुत लोग नहीं समझते हैं, और बहुत सारे शब्द जो है वर्ड्स और टर्म्स दे यूज इन बजट, जैसे गिग इकोनॉमी, वी शेप्ड रिकवरी, तो ये सब क्या है? तो वी शेप तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार का अगर संकट आ जाता है, जैसे कोरोना का संकट आया था, सब इंडस्ट्री बंद हुई थी, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, लोग घर जा रहे थे, वी सॉ ऑल दैट हैपनिंग। तो इस वजह से जो हमारी ग्रोथ थी वो तो इतनी शार्प फॉल इन आवर ग्रोथ रेट, तो नेगेटिव जोन में चली गई। तो ये अपने अपोजिशन पार्टीज के लोग तो बहुत चिल्लाने लगे थे जी। तो ये सभी मतलब ये सभी क्षेत्रों में, सभी कंट्रीज में ये होता है जी, क्योंकि इस प्रकार का संकट अगर आ जाए तो ग्रोथ एकदम डाउन हिल चली जाती है। बिल्कुल जी। मगर जब उसमें से रिकवरी होती है जी, तो रिकवरी फास्ट होने की वजह से और सरकारें जो मतलब एक्सपेंडिचर करने लगती है जी, उस हिसाब से भी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है एकदम जी। और वो बूस्ट की वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है तो एकदम बढ़ जाता है जी, क्योंकि पहले जो ग्रोथ रेट कम हो गया था उसके ऊपर वो बेस हो जाता है, उस बेस के ऊपर अब ग्रोथ चलने लगती है जी। तो नेचुरली उसको वी शेप कहते हैं कि एकदम डीप हो गया था जी, और अब ऊपर आने लगा एकदम। अच्छा, ठीक है। और जहां तक ये गिग इकोनॉमी का सवाल है, ये तो ऐसा है ना कि देखिए जैसे हमारे यहाँ ये डोमिनोज पिज्जा वाले हैं,
या ये यूबर वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो लोग काम करते हैं वो तो उनके एम्प्लॉय नहीं रहते हैं जी। कि जैसे डिलीवरी बॉयज है तो उसको कुछ कह देंगे कि भैया एक डिलीवरी का इतना पैसा तुम्हें मिलेगा जी। उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार की जो है इसको मतलब हम कह सकते हैं कि सो दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज जी। टू से डोमिनो पिज्जा है या बाकी उबर है, ये भी जो भी है जी। तो इसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो होती नहीं है ये जी। और जैसे काम आएगा वैसे उनको पेमेंट दिया जाएगा जी। तो ये गिग इकोनॉमी बोलते हैं और ये गिग इकोनॉमी के उसके फायदे भी है बहुत सारे जी। मगर क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉय परमानेंट ना हो जाए तो जो एम्प्लॉय के लॉज एप्लीकेबल है वो लॉज इनको एप्लीकेबल नहीं है जी। क्योंकि आपके मान लीजिए फ्राइडे इवनिंग को डोमिनोज पिज्जा की डिलीवरी काफी बढ़ जाती है तो उस टाइम वो दे देगा उसको डिलीवरी का काम उसके पैसे दे देगा जी। मगर अगर मंडे है ट्यूसडे है कोई पिज्जा लेता नहीं है उस टाइम तो नेचुरली दे विल नॉट बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी मतलब इस टाइप के बिजनेस से जो है उनके लिए काफी अच्छी रहती है। मगर अभी उसमें भी कुछ मतलब लोग ये कह रहे हैं कि is it possible to bring some kind of a certainty for employees? वो तो एम्प्लॉइज तो नहीं है उनके जी। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है केवल जी। दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, बस इतना ही है। तो बोलिए जी। ये जैसे जो है भारत जो है एशिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से जापान और चाइना के बाद तीसरा अपना जो है यूएस चाइना के बाद हमारा नंबर है। नहीं, एशिया 3rd लार्जेस्ट शायद बोलते हैं, वो क्या है? नहीं, एशिया 3rd लार्जेस्ट मतलब वो बोलते होंगे इस प्रकार से कि जिस प्रकार से एक्सपोर्ट चलता है जी। उस हिसाब से बोलते हैं। मगर इफ यू गो बाय द इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी कॉल एज परचेसिंग पावर पैरिटी जी, तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जाएंगे तो वी आर ऑलरेडी नंबर 3 इन द वर्ल्ड। हाँ, इन द वर्ल्ड पीपीपी के हिसाब से जाएंगे तो वी आर ऑलरेडी नंबर 3 जी। और मैं तो ये अभी इनकी ये कोशिश रही है कि ये 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे जी, और उस हिसाब से ये बजट का फायदा होगा जी। तो मैं एक और म्यूजिकल ब्रेक लेने से पहले एक और आपसे पूछूंगा। मैंने अभी बजट में पढ़ रहा था ये 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, इनकम टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत कुछ न्यूज आया है कि उनका टैक्स खत्म हो गया है। तो उनका इतना ही किया है कि उनको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, फिर उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे जो 75 साल से ऊपर के बिजनेस में है मान लीजिए, या तो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? नहीं, उनका तो ऐसा है ना कि उनको जो पेंशन पेमेंट मिलती है जी, ठीक है जी, और उनका अदर इनकम जो होता है मतलब व्हाट एवर टैक्स दे वर पेइंग सो फार एंड दे वर मतलब दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न फॉर दैट टैक्स। तो उनके हिसाब से तो उनको पता चला होगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है और कहाँ से इनका इनकम आता है जी, तो उस हिसाब से वो कर रहे हैं जी। तो नहीं, मैं आप लाइन पे ही रहिएगा, हम आपसे और बात करेंगे। एक छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपसे ये है चर्चा जारी रखता हूँ। हाँ ठीक है। It's all about the money. It's all about the
तो दोस्तों आज जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद साथे साहब से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो साथे साहब आप हमको बताइए, थोड़ा हम जो बजट का चर्चा कर रहे हैं इसमें कुछ डिसवेस्टमेंट्स भी चल रहा है, डाइवेस्टमेंट्स। एयर इंडिया और LIC का कुछ इन लोग का प्लान है, तो वो क्या चक्कर है? वो तो ऐसा है कि जब इतना कुछ स्पेंडिंग गवर्नमेंट करने जा रही है जी, तो पैसा तो कहीं से आना चाहिए जी। तो पैसा कहाँ से आएगा? जी। तो पैसा एक तो ये है कि मार्केट में जाके आप कर्जा उठा सकते हो जी तो एक तो वो करने जा रहे हैं कि मार्केट में जाएंगे कर्जा उठा लेंगे। जी। दूसरा ये है कि जहाँ गवर्नमेंट का कैपिटल फंसा हुआ है जैसे LIC है, एयर इंडिया है वगैरह वगैरह, जी, तो उसकी IPO अगर निकालते हैं जी, तो मतलब जनरल पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जो अपना है वो दे देगा, मतलब दे विल बी डिसइन्वेस्टिंग जी, फ्रॉम दिस कॉर्पोरेशंस एंड उसमें से पैसा मतलब पब्लिक विल बी इन्वेस्टिंग, वो उनका शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक को बेच देंगे। तो पब्लिक को बेच देने की वजह से उनको पैसे मिलेंगे और सो दैट वो जो पैसे उनको मिलेंगे जी, वो पैसा और मार्केट से जो बोरोइंग करने जा रहे हैं वो पैसा, ये दोनों मिलके जो है उसमें से वो फंडिंग करने वाले हैं ये जो सारा एक्सपेंडिचर है जी। क्योंकि उसमें पहले से ही उन्होंने जो बजट का नॉर्मल ये था कि 3% ऑफ GDP से डेफिसिट ज्यादा नहीं होगा, ऐसा उनका पहला ये था, अनुमान था। उस हिसाब से उस टारगेट से वो चल रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड दे हैव नेचुरली शेव्ड दैट टारगेट। अभी कुछ उन्होंने किया है मेरे ख्याल से 6% से ऊपर किया है। आई थिंक अभी उन्होंने बोला है फिस्कल डेफिसिट वुड बी 9.5% ऑफ GDP। सॉरी Yeah. 9.5% फ्रॉम अ फोरकास्ट ऑफ 3.5 ड्यू टू स्पेंडिंग मेजर्स। तो जो खर्चा कर रहे हैं तो ये जो सारी स्पेंडिंग मेजर्स हो रही है जी, तो स्पेंडिंग मेजर से वजह से ये डेफिसिट हो जाएगा। तो डेफिसिट का मतलब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा डेफिसिट का मतलब इतना है कि गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी। अब जैसे ये LIC होता था, इट वाज एक आइकॉनिक मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। पहले हम लोग भारत में केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और अभी तो बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स आए हुए हैं। तो मेरे को लगता है LIC अपने आप में वैसे भी रिडंडेंट हो गया है, कुछ ऐसे लगता है आपको? नहीं, पहले तो ऐसा था कि प्राइवेट ऑपरेटर लाने का उद्देश्य ये था कि जो सरकारी क्षेत्र में जो चलने वाली कंपनियां हैं या कॉर्पोरेशंस है वो थोड़ा एफिशिएंट बने। जैसे फॉरेन बैंक्स भी आए थे, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज भी आए, तो ये उद्देश्य था। मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे वुड सर्टेनली लाइक दिस गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस so that we are marching towards full privatization over a period of time. अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला क्योंकि जल्दी हम कर भी नहीं सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप में ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ही जा रहे हैं जी। जैसे मैं एक बात करता हूँ एयर इंडिया की। एयर इंडिया मेरे को याद है, एयर इंडिया कभी मतलब आजादी के बाद से शायद कुछ साल और भी प्रॉफिट में रहा, उसके बाद कभी भी प्रॉफिट में नहीं आया एयर इंडिया। और मेरे को याद है मैं भारत में जब था, रूसी मोदी साहब को लेकर आए थे, चेयरमैन बनाया था, आपको अगर याद हो, टेल्को के जो है, बहुत ही उनका नाम था, ही वाज सपोज टू बी द बॉस, और बहुत ही अच्छे CEO कहलाते थे, और वो भी फेल हो गए एयर इंडिया के साथ। तो एयर इंडिया मेरे को लगता है शायद आज बहुत सारे सालों से कभी प्रॉफिट में नहीं रहा कभी, तो उसका आप मतलब अभी वो वैसे भी मेरे को पता नहीं, ज्यादातर लोग बोलते हैं इट्स लाइक ए वाइट एलिफेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा है कि जो सारे सरकारी उद्योगों के बारे में होता है वो एयर इंडिया के बारे में भी हुआ, क्योंकि आपने फिक्स्ड कॉस्ट काफी होगी, आपकी एम्प्लॉयज हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, फ्यूल की कॉस्ट ऊपर जा रही है, एंड योर सर्विस इज इनएफिशिएंट, सो पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग विद यू, पीपल आर गोइंग विद अदर एयरलाइन। जैसे फॉरेन एयरलाइंस आ गए मार्केट में, तो
लोग फॉरेन एयरलाइन से जाने लगे, जी क्योंकि सर्विस उनकी अच्छी रहती है। जी So because of that, Air India was anyway मतलब on the मतलब their market share उनकी वैसे ही shrink हो रही थी। जी और इसमें फिर ये घाटे का धंधा कितने सालों तक चलाते रहेंगे। बिल्कुल सही तो बात। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ इट्स कैपिटल एज क्विकली एज पॉसिबल। जी जी मगर अभी तक ये रहा कि हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी रही, जी और मतलब वी वर वेरी लेफ्ट ओरिएंटेड, सोवियत ओरिएंटेड इकोनॉमी, जी और ये सोशलिज्म ने जैसे सोवियत यूनियन का कवाड़ा कर दिया, जी वैसे हिंदुस्तान का भी हुआ। जी तो 70 साल में तो ये हुआ कि पॉवर्टी में कुछ कम नहीं आया, ऐसे ही अभी तक वैसी चली। जी एंड पीपल्स लाइव्स वेयर गेटिंग वेरी मच अंडर स्ट्रेस। जी जी तो ये इकोनॉमी ओपन करना यही उसका आधार था। जी और 1991 में जी जब तक हमें फोर्स नहीं किया गया जी। तब तक ये इकोनॉमी ओपन नहीं हुई। जी तो 1991 में ओपन हुई। जी मेरे और को फिर याद भी- है, मैं उस समय उद्योग भवन में काम करता था, जो है उद्योग मंत्रालय में था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव साहब ने, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और उसके पहले ही वर्ल्ड बैंक जो है 3 स्टेज लिबरलाइजेशन पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे चुका था। तो वो सारा तो खैर भारत का मेरे ख्याल से धीरे धीरे जो है वी आर ऑलमोस्ट बैक ऑन ट्रैक सारे चीज़ों में। और मेरे को याद है एक बार चौधरी चरण सिंह साहब थे, जब उनको तो सोना हम लोग को गिरवी रखना पड़ा था जापान के साथ, एक हालत ये भी हो गई थी। तो खैर अभी हम लोग काफ़ी जो है सुदृढ़ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। मैं आपसे 2 पॉइंट और पूछना चाहूँगा। एक जो 2.5 लाख 2.5 लाख तक का जो है, इफ़ यू डिपॉजिट मोर देन 2.5 लाख इन सुपर देन यू वॉन्ट बी पेड इंटरेस्ट समथिंग, वो क्या चीज़ है? समझा नहीं मैं, कौन सा सुपर जो का? जैसे प्रोविडेंट फंड होता है हमारा यहाँ पर, सुपर जैसे बोलते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ऐसा उन्होंने किया है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप सेविंग करते हैं, जैसे हम लोग टैक्स बचाने के लिए भारत में, तो उसको शायद उन्होंने 2.5 लाख से ऊपर अगर आप सेव करेंगे तो आपको यू वॉन्ट बी पेड एनी इंटरेस्ट ऑन दैट। हाँ, वो तो वैसे मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे टोटल बैलेंस कैप लाया है 1.6 मिलियन का जी सुपर के ऊपर, जी क्योंकि सुपर का डबल फायदा लोग लेते हैं। एक फायदा तो यह है कि टैक्स नहीं देते उसके ऊपर, जी जो भी सुपर में जाता है, जी और दूसरा जो है कि जो सुपर में जाता है उसके ऊपर जो भी आपको मिलता है उसके ऊपर मतलब कंसेशनल टैक्स होता है। जी जी तो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ये इसके ऊपर कैप लगाया हुआ है। हाँ, कैप लगा दिया जी। 1.6 मिलियन का। जी जी तो लोग क्या करते थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो लोग क्या करते थे कि 60 साल की उम्र के बाद 40% 50% सैलरी जो है वो सुपर में डालना चालू कर देंगे। जी तो इस वजह से टैक्स कम हो जाता था। जी और सुपर में डालने के बाद 2-4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो फिर सुपर से पैसा निकालेंगे, पेंशन। तो जी। पेंशन तो टैक्स फ्री है, जी तो मतलब डबल बेनिफिट मिलता था। तो इस प्रकार का ही सिचुएशन मान लीजिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है जी काफी इंडिया में था। तो नेचुरली दे हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट। जी काफी चेंजेस सुपर के बाहर जो जी। इन्वेस्टमेंट होगा, जी सुपर के जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, सुपर के बाहर जो इन्वेस्टमेंट होता है तो रेगुलर टैक्स के हिसाब से उसमें टैक्स जाएगा। जी काफी तो यही करने चेंजेस की किया कोशिश हो है। रही है। जी काफी चेंजेस किया है मेरे ख्याल से। मेरे को याद है पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे IDBI ICICI ये लोग बॉन्ड भी इशू करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट भारत को सरकार चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे, जैसे कि अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो अभी लेकिन कितना चेंज हो गया है अर्थव्यवस्था में कि पूरा का पूरा अभी ये लोग को खर्च करना है। ये वो नहीं चाहते कि लोग जो है सेव करें, और जो गवर्नमेंट अपनी आमदनी के लिए ये दूसरे जो है जगह ढूंढ रही है अपनी इनकम के लिए। और एक और पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप बताइएगा। जैसे इन्होंने बोला है कि 20 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं, कार्स वगैरह,
और उन पे जो है स्क्रैप करने का पॉलिसी है। हाँ हाँ। तो वो क्या है? उन्होंने कुछ ऐसे किया है 20 साल से पुराने जैसे, तो उसको स्क्रैप करने का, तो ताकि मेरे ख्याल से शायद ज्यादा लोग खरीदें, ऐसा कुछ है उसका। एक रीजन तो इन्होंने दिया है कि रिड्यूस पॉल्यूशन, जो पुराने जो है कार वगैरह। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो होती है बहुत सारे कंट्री में, स्क्रैपिंग पॉलिसी जैसे सिंगापुर में आपको पता होगा जी। कि ओल्ड कार अगर है तो मेरे ख्याल से कोई लिमिट है उनकी 3 साल की या 5 साल की कुछ लिमिट है जी। 5 साल की है शायद। तो जी। 5 साल के बाद यू नेसेसरली हैव टू जी। गेट रिड ऑफ ओल्ड कार एंड बाय न्यू कार जी। ना। उसमें मतलब 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि पोल्यूशन कम करना। अभी ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के लिए जो बजट में से पैसा जाता था जी। तो इस टाइम तो एनवायरमेंट वालों को कुछ मिला नहीं है ज्यादा, मतलब जो स्टैग्नेंट है उतना में चल रहा है, क्योंकि दे हैव शिफ्टेड ऑल द एम्फोसिस टू, जैसे एग्रीकल्चर में लगा दिया पैसा और फिर हेल्थ में लगाया और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया है। जी। तो नेचुरली दे हैव टू गिव सम इंसेंटिव फॉर एनवायरमेंट। तो ये दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग एन इंसेंटिव फॉर एनवायरमेंट। ये हाँ, तो नया कार खरीदो तो नया कार मैंने व्हीकल जो भी है जी। वो खरीदो तो वो जो इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिल जाता है जी। और पोल्यूशन भी कम हो जाता है बिकॉज द कार इज न्यू जी। तो दैट आई मीन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज आर फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज जी। बट इंडिया में नहीं था वो, इंडिया में भी अभी आ गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे को लगता है बहुत बहुत पुरानी कारें चल रही हैं अभी भी। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पुरानी कारें चल रही है, तो इसके लिए इनडायरेक्ट ये है उसके ऊपर। जैसे कार जैसी जैसी पुरानी हो जाती है वैसे वैसे आपका इंश्योरेंस बढ़ जाता है। So the insurance becomes so much that 4-5 साल के बाद आप कहेंगे कि नहीं, it is better to buy a new car rather than continue with the old car and pay significant amount of insurance। अच्छा। इंश्योरेंस जो हम देते हैं कार के ऊपर जी। तो जैसे जैसी कार पुरानी हो जाती है जी तो $700-800 इंश्योरेंस ज्यादा आपको देना पड़ता है। ओह, और वो जो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है कार की। मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, इंश्योरेंस भी ज्यादा देना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए लॉ टू स्क्रैप, द गवर्नमेंट इज मेकिंग यू थिंक ओवर एंड डू योरसेल्फ। जी। क्योंकि यहाँ की तो पॉलिसी ऐसी रहती है ऑस्ट्रेलिया में कि कोई कंपल्सन नहीं करते, डेमोक्रेसी है, कंपल्सन नहीं करते। तो इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू डू इट एंड एग्जैक्टली दैट इज द सेम थिंग व्हिच इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू नाउ। लेकिन अभी जैसे हमारे ACT में जो है इलेक्ट्रिक कार्स को जो है एनकरेज कर रहे हैं, तो आपका जैसे आई थिंक वो रोड कुछ रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम फ्री कर दिया है फर्स्ट ईयर का, तो प्रमोट उन्होंने, इनका लगता है काफ़ी अच्छा प्लानिंग होता है, दूरदर्शिता यहाँ पर दिखाते हैं लोग। अभी से जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक कार्स अगर आप खरीदते हैं तो शायद फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन फ्री और समथिंग फ्री कुछ हो रहा है। नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वैसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जी। इसके बहुत सारे कारण हैं जी। पहला तो कारण ये है कि हार्डली 25 मिलियन पॉपुलेशन है जी। हमारे यहाँ तो 1300 मिलियन पॉपुलेशन है, तो एक चीज हो गई। दूसरा चीज ये हो गया कि जब से स्वतंत्रता आई है तब से इतना मिसमैनेजमेंट रहा, इतना मिस गवर्नेंस रहा, इतना करप्शन रहा 70 साल से, तो गवर्नमेंट ऐसी कुछ थी नहीं। ये 2014 से ये सब जो चालू हो गया प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की वजह से अभी कुछ आशा की किरण दिख रही है हमें। तो ये फ्यूचरिस्टिक आउटलुक वगैरह जो होता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया के जैसे कंट्री में देखते हैं, वो अभी आ रहा है इंडिया में फ्यूचरिस्टिक आउटलुक करना है। क्योंकि उनको मतलब 70 साल से जो फ्यूचरिस्टिक आउटलुक था
तो अपना खुद का फायदा कैसा हो उतना ही था। जी देश के फायदे के बारे में तो आउटलुक था ही नहीं ना। जी जी कौन सी पॉलिसी ऐसी है जी जो लगाई गई जिससे देश के फायदे के लिए लगाई गई, जी। खुद के फायदे के लिए ही लगाई गई है जी सारी पॉलिसियां। जी तो नहीं, धन्यवाद डॉक्टर साथी जी, आपने जो है अपना समय निकाला और बजट के बारे में इतना अच्छा जानकारी दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच जी, नमस्ते। नमस्कार। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा, जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। लिशके तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे। मुंड तेनू फॉलो कर दे, मुंड तेनू फॉलो कर दे, छड़ गए सो कर फीफा, जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, और तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू 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 हॉट मेरे बैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, हॉट मेरे बैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन तो अमेरिका, मुंडे दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, लिशके तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे। मुंड तेनू फॉलो कर दे, मुंड तेनू फॉलो कर दे, छड़ गए सो कर फीफा, जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, और तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू तेनू और तेनू तेनू हॉट मेरे बैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, हॉट मेरे बैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे,
मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन तो अमेरिका मुंडिया दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा ओ मैनू बुर्ज खलीफा तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद, जो कि रविवार सुबह 10 से 12 आप लाइव सुन सकते हैं, और वैसे तो 24 आवर्स 24/7 एवरीडे ऐप के थ्रू सुन सकते हैं। और हमारा जो FM 91.1 पे आप संडे को सुबह 10 से 12 और मंगलवार की शाम, जैसे कि आज आप सुन रहे हैं, एवरी वीक होता है। और 24/7 ऐप के थ्रू आप ऐप डाउनलोड कीजिए, एक से एक धमाकेदार डिफरेंट प्रोग्राम्स मॉर्निंग में सुबह सुबह भजन, और फिर 9 बजे से करंट अफेयर्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं और आप सुनते रहिए। और जैसे कि फरवरी शुरू हो चुका है, 2 फरवरी है आज और दिन है मंगलवार, और मैं अभी NDTV पे देख रहा हूँ। देखिए भारतीय लोग जो है काफ़ी कुछ जो मेरे ख्याल से जो अमेरिका में 2nd और 3rd जनरेशन है, और काफ़ी कुछ धमाल कर रही है वहाँ पर। काफ़ी कुछ उन्होंने जो है कमाल किया हुआ है। अभी जब से जो बाइडेन साहब आए हैं, उनके तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देख रहा हूँ रोज़ एक ना एक कुछ भारतीय अमेरिकन इंडियन अमेरिकन जो है उनके पोर्टफोलियो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो रहा है। और जो नई शामिल हुई हैं वो हैं भाविया लाल, जो कि उन्होंने जो है एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा उन्होंने अपॉइंट किया है। और उन्होंने जो है एक रिव्यू शुरू किया था थोड़े दिनों पहले, जब उन्होंने जो है राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद उनको एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी विच इज़ कॉल्ड NASA नासा। और वहाँ पर, और उसी तरीके से आपको याद होगा पहली बार अमेरिकन इतिहास में 20 से ज़्यादा जो है भारतीय अमेरिका के लोगों ने, जो वहाँ की हमारी भारतीयों की 2nd 3rd जनरेशन है। और वैसे तो हम इनको भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी, उनका भी भारतीय मूल से संबंध है, वो भी भारतीय मूल से हैं, जमैकन मूल से भी हैं, तो काफ़ी कुछ है। और 20 से ज़्यादा, तो मेरे को लग रहा है हम लोग जो यहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, थोड़े दिनों में हमको लगता है कि यहाँ पर भी ऐसे होगा। अभी नहीं तो 10-15 साल बाद होगा, जब यहाँ पर 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन और जो बच्चे यहाँ के बहुत कुछ जैसे मेरे को उम्मीद है, और मैं आशा करता हूँ सभी को मतलब शुभकामनाएं। अगर हमारे जो 2nd 3rd जनरेशन, जो पहली जनरेशन है, तो आप सभी हम लोग बात करते हैं, जानते हैं काफ़ी स्ट्रगल करना होता है, हमको एस्टेब्लिश करना होता है, लेकिन वी ऑल आर प्रोफेशनल। भारतीय लोग जो भारत से आते हैं वो सारे बहुत ही मेहनती और काफ़ी तेज लोग होते हैं, और उनको जो है केवल काम ही नहीं करना। तो इसी तरीके से 20 से ज़्यादा पहले हैं, और आज जो है भाविया लाल जी को जो है एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा बनाया गया, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और दोस्तों मेरा बस जो है धीरे धीरे जो है टाइम मेरा भी ख़त्म हो रहा है, और जैसे कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया था 14 फरवरी द बेंट और हमारा रेडियो मनपसंद के सौजन्य से वहाँ पर लेकर आ रहे हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल डिनर, डीजे, डांस, लाइव एवरीथिंग। तो आप जो है उसमें जो है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, फेसबुक पेज को विजिट करिए, और ऐप के थ्रू हमारा रेडियो कभी भी 24/7 सुन सकते हैं। और मैं संतोष गुप्ता, मैं आपसे विदा लेता हूं, और हमको आप फ़ोन कर सकते हैं स्टूडियो में 62874348, अदरवाइज रेडियो मनपसंद @yahoo.com.au yahoo.com.au आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं। और तो चलिए, मैं सभी से आपको मेरे उम्मीद है प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और सबको शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। और मैं आपसे विदा लेता हूँ संतोष गुप्ता। जाने के पहले ये चलिए एक गीत, एंजॉय द वीक, नमस्ते।
जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया,